2014 में अभय देओल स्क्रीन अवार्ड्स के लिए रेड कारपेट पे पहुंचते हैं एक ब्लैक आई लेकर। जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि उन्हें क्या हुआ है तो उनका जवाब था, मैं म्यूजिक कंपनी से मार खा के आ रहा हूँ क्योंकि म्यूजिक कंपनी चाहती है कि मैं अपने म्यूजिशियन से, शंकर एहसान लॉय से एक क्लॉज साइन करवाऊं जो इलीगल है। और ऐसी कुछ कंट्रोवर्शियल इवेंट्स हुए हैं अभय देओल के साथ, जिसके बाद वो इंडस्ट्री की लाइमलाइट से कहीं गायब ही हो गए। I was scarred as a child being asked personal questions in school about my family, and so I actually had a hate for stardom, but I wanted to act. That anger was something that made me want to run away from the attention I was getting. अभय देओल इंडियन इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग राइजिंग स्टार थे। इनफैक्ट लोग अभय देओल को सेंसिबल देओल कहने लग गए थे क्योंकि उनकी जो फिल्मोग्राफी थी उनकी फैमिली से काफी अलग थी। जहां देओल कमर्शियल सिनेमा पे फोकस करते थे, वहीं अभय इसी फैमिली के होते हुए भी आर्टिस्टिक और रियलिस्टिक सिनेमा पे फोकस कर रहे थे। उनकी फिल्म्स जैसे कि ओए लकी लकी ओए ने तो उन्हें एक मेन स्ट्रीम स्टार ही बना दिया। लकी जी, आपको अरेस्ट क्यों किया गया है? कुछ नहीं मैडम, मैं तो बाहर फुटबॉल खेलने गया था, पुलिस ने कहा अंदर आके खेल लो। लेकिन उनकी अगली मूवी डेव डी के रिलीज से पहले अभय देओल सब छोड़ के न्यूयॉर्क चले गए। उन्होंने एक बार खुद कहा था इंडस्ट्री के बारे में, It's called the glamour industry, but there's nothing glamorous in it. So all my focus was there, and all my fears were there. I can just walk away. I don't want any of this. अभय देओल वो थे जो सिनेमा के नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे थे। जहां एक तरफ लोग कमर्शियल सिनेमा पे फोकस कर रहे थे, वहीं अभय देओल की फिल्मोग्राफी काफी अलग थी सिनेमा स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, एंड ही बिकेम अ रेबल, जिन्होंने ओपनली सिनेमा के स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिस को कॉल आउट भी किया है। Personal publicity, marketing, PR. I was like, how disgusting is that? Like, my work should speak for itself. Why am I investing and putting myself in the papers? It's traumatic being in the papers. और उन्होंने आरोप भी लगाया कि उन्हें मारा भी गया और उनके म्यूजिक लॉन्च को भी रोक दिया गया। उन्होंने ओपनली अनुराग कश्यप को भी कॉल आउट किया है। A 5-star hotel room. Yeah, he actually came up to me and said, "Listen, you can't stay with us. You're a Deol." And what he told the press was, "I demanded it." So there was clearly a lot going on, which was not professional. But he's definitely a liar. He's definitely a toxic person, and I would warn people of him. और अभय देओल फेम एंड स्टारडम के करीब होते हुए भी उससे बहुत दूर हो गए थे, जिसका रीजन उन्होंने अपने चाइल्डहुड को ही बताया है। और सवाल खड़े होते हैं कि द सेंसिबल देओल जो अनकन्वेंशनल सिनेमा कर रहे थे वो कहाँ चले गए। Dave D, at the peak of your career, you took a 1-year break to New York, and I was like, is this for real? There's a lot of press. There's a lot of attention. It just all came heavy down on me, and was reminded of my traumas of what this industry can do to someone who's in the limelight. That's why I stepped back. क्योंकि अब वो पहले जैसे मेन स्ट्रीम सिनेमा में नहीं दिखते हैं, जिसके बारे में आज मैं राजीव कुमार बात करूंगा। What happened to अभय देओल? तो वीडियो शुरू होने से पहले YBP फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। लेजेंडरी धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देओल के घर में जन्म हुआ अभय का। सराउंडेड बाय द फिल्मी जगत के लोग, सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, ये सब अभय के कजन्स ही हैं। और अभय एक जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं। अब ये माहौल अभय को स्टारडम और फेम की तरफ खींच तो लेता है, लेकिन अभय के लिए कहानी अलग थी। स्कूल में सबको पता था कि वो देओल फैमिली से आते हैं, और स्कूल में एक नेपो किड होने के फायदे भी हैं और काफी नुकसान भी। काफी टीचर्स और स्टूडेंट्स उनके साथ काफी अच्छे से बिहेव भी करते थे, लेकिन इसी फेम का एक प्राइस भी था। उस वक्त मीडिया हर एक सेलिब्रिटी के बारे में न्यूज से ज्यादा गॉसिप्स में इंटरेस्टेड थी, और आए दिन न्यूज़पेपर में देओल फैमिली के बारे में भी लिखा जाने लग गया था, और स्टूडेंट से लेकर टीचर्स हर एक के पास ये न्यूज आने लग गई। अब इन न्यूज की वजह से अभय को काफी स्टूडेंट से लेकर टीचर्स सबने बुली किया है। वो काफी हार्श होते थे अभय के साथ। अभय ने देखा कि कैसे उनकी एक्सटेंडेड फैमिली को देखने के लिए लोग घरों के बाहर वेट करते थे, कैसे मीडिया बस उनका एडवांटेज उठाने के लिए वेट करती थी। बचपन में ही अभय को इस इंडस्ट्री की डार्क साइड दिख गई थी। Because I felt that, one, of course, going to school and being asked personal questions about your family because you were written about didn't matter if it was true or not. And again, back in the 80s and 90s, there was less inhibition to just write whatever you want. You could just get away with it. There were no lawsuits. There was no lawsuits, nothing. You could just say whatever. अब एक चीज क्लियर थी कि एक एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा, और कई स्टार किड्स काफी यंग एज में डेब्यू कर भी लेते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन अभय देओल ने अपनी एजुकेशन पे पहले फोकस करना ज्यादा बेटर समझा। अब इसी बीच अभय अपनी एजुकेशन के साथ साथ थिएटर भी कर रहे थे, और काफी बार उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें स्टारडम नहीं चाहिए, उन्हें एक्टिंग पसंद है। अब अभय के अंदर लर्निंग स्किल्स थे, क्यूरोसिटी थी, लेकिन उन्हें यहाँ उस लेवल की एजुकेशन मिल ही नहीं पा रही थी, जिसके बाद वो सीधा LA चले गए।
फाइन आर्ट्स पढ़ने के लिए। अब यहाँ माहौल काफी अलग था, सब उन्हें एक रेगुलर आदमी की तरह ट्रीट कर रहे थे, कोई प्रेशर नहीं, कोई बुलिंग नहीं, कोई मीडिया ही नहीं। अभय के अंदर आर्ट को लेके एक हमेशा अलग इंटरेस्ट था। उन्होंने रिवील किया कि अपने हॉबी फेज में वो गोवा के फ्ली मार्केट में पेंटेड टी शर्ट्स तक बेच चुके थे। वहीं वो LA से न्यूयॉर्क के आर्ट स्कूल में शिफ्ट होते हैं, जहां हर एक आर्टिस्टिक चीज उन्होंने सीखी, इंक्लूडिंग वेल्डिंग। और यहाँ उन्होंने एक्टिंग के बस 3 सेमेस्टर का कोर्स किया, जिसके फाइनल सेमेस्टर में उनके टीचर्स काफी इंप्रेस थे उनसे। USA अभय के अंदर एक वर्ल्ड परसेप्शन के अराउंड चेंज लेकर आता है और उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें खुद का एक ब्रांड बनाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ हिज फैमिली ब्रांड नेम, दैट इज डेविल्स। अब जैसा मैंने कहा था कि स्टार किड्स काफी यंग एज में इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर देते हैं, अभय फाइनली 28 की एज में वापस इसी इंडस्ट्री में काम करने आते हैं, अपनी एजुकेशन फिनिश होने के बाद, जिसने उनकी मेंटालिटी को डेवलप होने का टाइम दिया। उनकी फैमिली ने उन्हें उनकी डेब्यू में हेल्प भी की, जैसे धर्मेंद्र जी ने उनकी फर्स्ट मूवी को प्रोड्यूस किया खुद ही, जहां एक न्यू डायरेक्टर को भी चांस मिला, इम्तियाज अली, जिनके साथ उन्होंने अपनी फर्स्ट फिल्म बनाई अपोजिट आयशा टाकिया। अभय की फैमिली वरिड थी कि उनका बेटा एक नॉन कन्वेंशनल मूवी क्यों कर रहा है, आफ्टर ऑल वो एक डेविल है। लेकिन अभय हैड डिफरेंट प्लान्स। सोचा ना था बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप थी, लेकिन फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले। अभय देओल की परफॉर्मेंस की काफी तारीफें भी हुई, जिसके बाद वो एक न्यू डायरेक्टर शिवम नायर के साथ अपनी अगली फिल्म बनाते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपोजिट सोहाली खान। लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है बॉक्स ऑफिस पर। डिस्पाइट दैट अभय देओल को काफी तारीफें भी मिलती है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। फिर अपनी थर्ड मूवी को एक और फ्रेश डायरेक्टर रीमा कगती के साथ वो करते हैं, कॉल्ड हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड। यस, ये एक पिक्चर का नाम है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्म करती है, प्लस एक मल्टी स्टारर फिल्म उन्हें इतना ज्यादा प्रेज भी नहीं दिलवा पाती। लेकिन फिर आती है मनोरमा 6 फीट अंडर। क्रिटिक्स फिल्म की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। अभय को इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल अवार्ड तक मिलता है फॉर बेस्ट एक्टर, जो उनकी लाइफ का फर्स्ट अवार्ड था। अब इसके बाद आती है अभय देओल की लाइफ में वो मूवी जिसने उनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। कोसला का घोसला के डायरेक्टर अपनी सेकेंड मूवी लेकर आते हैं। एक डार्क कॉमेडी जो रियल लाइफ चोर बंटी चोर पर बेस्ड है। अब अभय देओल इस मूवी में लीड में थे। आज सब जानते हैं कि ये फिल्म कितनी बड़ी कल्ट क्लासिक बन गई है, लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू ये मूवी भी फ्लॉप थी। फिल्म रिलीज हुई थी 28 नवंबर 2008 को, 26/11 अटैक के एग्जैक्टली 2 दिन बाद, जिसकी वजह से फिल्म की व्यूअरशिप पे मैसिव इफेक्ट पड़ा था और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी फ्लॉप हो गई थी। लेकिन डिस्पाइट दैट अभय देओल की काफी तारीफ हुई है इस रोल में। ये कुछ फ्रेश था इंडस्ट्री के लिए। देओल फैमिली जहां एक तरफ कमर्शियल लव स्टोरी, एक्शन स्टोरी वगैरह कर रही थी, वहीं अभय देओल की फिल्मोग्राफी अलग ही डायरेक्शन में जा रही थी और अभय देओल काफी पॉपुलर भी होते जा रहे थे डिस्पाइट हिज फिल्म्स नॉट वर्किंग एट द बॉक्स ऑफिस। लेकिन इस अगली फिल्म ने अभय को ऐसा डरा दिया कि वो सब कुछ छोड़ के न्यूयॉर्क चले गए। ये दिल पिघला के साज बना लूं, धड़कन को आवाज बना लूं। देवदास ने अभय को काफी फैसिनेट किया। देव कोई ट्रैजिक हीरो नहीं लगता, उन्होंने उसमें मिसोजनी देखा, एरोगेंस देखा और उन्होंने इस आइडिया को काफी डायरेक्टर्स को पिच भी किया अनटिल वो पहुंचे अनुराग कश्यप के पास। अनुराग ने फिल्म की कमर्शियल वायबिलिटी को देखते हुए फिल्म में एक हैप्पी एंडिंग डाल दी थी, जहां देव बच जाता है पारो के घर के बाहर मरने की जगह। अब फिल्म के रिलीज से पहले अभय देओल समझ चुके थे कि ये मूवी एक नया स्टारडम और फेम लेकर आएगा उनके लिए। उन्होंने सडनली उन फिल्म मेकर्स का भी एटीट्यूड चेंज होता देखा जिन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था अपनी फिल्म्स के लिए, शुरुआत में कहते हुए कि उनके आइडिया में ये दम नहीं है या वो उनके साथ अभी काम नहीं कर सकते। अब ये सब अभय के पास वापस आने लग गए। When finally it started to pay off, patronizing and condescension changed from that to, oh, hey, actually, you're great, you're amazing. They came back to when all the big names came to me to work with me then. But back then, I just found it disingenuous that you didn't have any faith in me. Now, suddenly, you have faith in me. But the product you want me to make conforms to your filmmaking. Yeah. Which is exactly the opposite of what I've you set out done. to do. Had I done that, you wouldn't even be sitting with me right now. Correct. So why don't you do what I say? And that was considered as arrogance, which I guess is in a way. Yeah. और अभय समझ गए कि उनकी लाइफ चेंज होने वाली है, लेकिन बचपन से उन्होंने देखा था कि फेम और स्टारडम क्या होता है। आखिर उसी की वजह से वो बुली जो हुए थे। उन्हें अपनी प्राइवेट लाइफ काफी पसंद थी और बचपन का ट्रॉमा सब हावी हो गए थे उन पर, और उससे पहले वो कुछ समझते वो डेवडी के रिलीज से पहले ही न्यूयॉर्क चले गए। लेकिन देवदास का कैरेक्टर उनके साथ न्यूयॉर्क पहुंच गया, जहां उन्होंने रिवील किया कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ पे थे। हैवी ड्रिंकिंग से लेकर आइसोलेशन। एक्टिंग पसंद है पर उन्हें मैगजीन कवर्स पे नहीं जाना, उन्हें खुद का पीआर नहीं करवाना, उन्हें नहीं चाहिए कि उन्हें स्टारडम मिले, उन्हें तो बस एक्टर बनना है बस।
So I actually had a hate for stardom, but I wanted to act. That anger was something that made me want to run away from the attention I was getting. But it's a catch-22. It's like, if you're not getting attention, that means no one's watching your work. Right. That was another conflict that I had, which made me take a step back, because I really had to come around and embrace stardom, so to speak. Well, fame, not stardom. Stardom is something paid for, so to speak. You know, like you kind of build it up by investing in your star. So, and I just thought that was vulgar as well. Like, your work should speak for itself. Again, too much idealism. DVD रिलीज होती है, वो एक मैसिव हिट साबित होती है, जिसने सिनेमा में एक एवोल्यूशन ला कर खड़ा कर दिया। इसे मल्टीपल अवार्ड्स मिलते हैं, क्रिटिकली लोगों ने इस मूवी को बहुत पसंद किया और अपनी सक्सेस को अभय देओल कैपिटलाइज ही नहीं कर पाए। इसी बीच अभय की 3 मूवीज रिलीज होती हैं, लेकिन सब लाइन से फ्लॉप हो जाती है। लेकिन इसी बीच जोया अख्तर लेकर आती हैं एक ऐसी मूवी की स्क्रिप्ट जो एक कल्ट क्लासिक बनने जा रही थी, एक ऐसी कहानी जो आज भी काफी लोगों को अपनी लाइफ इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर कर देती है और साथ में स्पेन के टूरिज्म को प्रमोट भी कर देती है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जब जोया ने अभय को ये रोल ऑफर किया तो स्क्रिप्ट पढ़ के अभय ने जोया को थैंक यू बोला इस रोल के लिए, और 2011 में रिलीज होती है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो एक मैसिव हिट थी बॉक्स ऑफिस पर। और आज ये मूवी कल्ट क्लासिक का टैग लेके घूमती है सड़कों पे। लेकिन इसके बाद अभय देओल किसी मेजर फिल्म में नजर नहीं आए। इनफैक्ट धीरे धीरे वो इंडस्ट्री से फेड आउट होते हुए नजर आए। बीच में रांझना और जीरो में सपोर्टिंग रोल्स में वो नजर आए, लेकिन वो मेन स्ट्रीम सिनेमा से कहीं गायब से ही हो गए। और नजर आया तो वो था अभय देओल की कंट्रोवर्सीज। अभय ने इंडिया में रहकर इस ग्लैमर वर्ल्ड को देखा और उन्होंने साफ कहा है, It's called the glamour industry, but there's nothing glamorous in it. I did want to continue acting, open up the scale of the kind of productions I would do, but I just didn't know if I would have any authenticity left in me if I was to do the things that an actor would normally have to do to get success, to get stardom. Personal publicity, marketing, PR. I was like, how disgusting is that? Like, my work should speak for itself. Why am I investing and putting myself in the papers? It's traumatic being in the papers. और वहीं जब वो यूएसए में थे तो उन्होंने देखा कि अलग थिंकिंग को सेलिब्रेट किया जाता है, वहीं यहाँ अलग ही है भाई। प्लस बचपन से वो रिबेलियस रहे हैं, काफी वोकल रहे हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, इसलिए वो इंडस्ट्री को ओपनली कॉल आउट करते हुए नजर भी आते हैं। और इसी कंट्रोवर्सी के सबसे पहले चैप्टर में आते हैं अनुराग कश्यप। अभय और अनुराग काफी वक्त से दोस्त रहे हैं। इनफैक्ट फिल्म्स जैसे कि 5 ब्लैक फ्राइडे के वक्त अभय ने स्टोरी बोर्डिंग में हेल्प भी की है, क्योंकि अभय ने ग्राफिक डिजाइनिंग कर रखी है। और अनुराग कश्यप का ग्रुप हमेशा अभय देओल की मूवीज चॉइस को एडमायर करता भी रहा है। जिसके बाद अनुराग एंड अभय कोलैबोरेट करते हैं डेविडी के लिए। लेकिन फिर 2020 में अनुराग हफ पोस्ट इंडिया को एक इंटरव्यू देते हुए काफी कंट्रोवर्शियल खुलासा करते हैं। उन्होंने कहा कि अभय के साथ डेविडी में काम करना काफी मुश्किल था। उनकी फिल्म के शूट से रिलेटेड कोई अच्छी मेमोरी नहीं है। अभय के साथ काम करने के बाद उन्होंने कभी भी अभय से वापस शूट के बाद कभी बात नहीं की। जहां अभय को आर्टिस्टिक मूवीज बनानी थी, लेकिन उसमें मेन स्ट्रीम मूवीज की बेनिफिट्स भी चाहिए थे। जहां एक तरफ मूवी का बजट कम होने की वजह से क्रू दिल्ली के पहाड़गंज के एक एकोमोडेशन में रुकी हुई थी, वहीं अभय एक 5 स्टार होटल में रुके हुए थे। और इन्हीं हरकतों की वजह से काफी डायरेक्टर्स उनसे दूर भी चले गए। और इवन अभय डेविडी के प्रमोशंस के वक्त भी नहीं थे, तो अनुराग को काफी बिट्रेयल फील हुआ। डिस्पाइट दिस अनुराग ने अभय की तारीफ भी की, कहते हुए कि वो एक ब्रिलियंट एक्टर है और वो बहुत ज्यादा डिजर्व भी करते हैं। लेकिन अभय देओल रिस्पॉन्ड करते हुए कहते हैं कि अनुराग झूठे हैं। A 5-star hotel room. Yeah, he actually came up to me and said, listen, you can't stay with us, you're a Deol. So I'm going to put you up in a hotel room. He literally told me that I'm saying this on camera. And what he told the press was I demanded it. So heart on sleeve and all is all very great, but you get taken advantage of. So he was a good lesson for me to learn. So then I just avoided, because I don't need toxic people in my life. But he's definitely a liar. He's definitely a toxic person. And I would warn people of him. उन्होंने ये भी कहा था कि अनुराग ने उनसे काफी बार माफी भी मांगी थी। कंट्रोवर्सी तो ये भी है कि डेविडी किसका आइडिया था। अभय का कहना है कि उनका आइडिया था, वहीं अनुराग का कहना है कि फिल्म विक्रमादित्य मोटवानी की स्क्रिप्ट पे बेस्ड थी, जहां ये आइडिया भी क्लिक हुआ था। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, भाई ये तो ट्रम्प ही बताएगा। लेकिन एक चीज क्लियर है, अनुराग कश्यप के साथ डाउनफॉल की वजह से दोनों ने कभी भी लाइफ में वापस साथ में काम नहीं किया आफ्टर डेविड। लेकिन फिर 2014 का स्क्रीन अवार्ड्स इंसिडेंट एक अलग ही कंट्रोवर्सी का पहाड़ ले आता है। 2014 में इस इवेंट के रेड कार्पेट पे अभय एक ब्लैक आई लेकर ही पहुंच गए थे रेड कार्पेट पे। 2014 में अभय 1/2 नाम की एक मूवी कर रहे थे। अब अभय देओल ने एक्यूज किया टी सीरीज को कि वो म्यूजिक कंपोजर शंकर एहसान लॉय से एक ऐसा क्लॉज साइन करवाना चाहते हैं जिससे सारी रॉयल्टीज टी सीरीज के पास खुद चली जाएंगी, जो कि इलीगल होगा। और अभय इसके अगेंस्ट थे। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं ठीक हूँ। क्या
हो गया है आप? मैं म्यूजिक कंपनी से मार खा के आ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है 31 जनवरी को और मेरा म्यूजिक अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि म्यूजिक कंपनी चाहती है कि मैं अपने म्यूजिशियन से, शंकर एहसान लॉय से एक क्लॉज साइन करवाऊं जो इलीगल है। You're not naming the music company. टी सीरीज जिसकी वजह से टी सीरीज ने उनकी मूवी के म्यूजिक के रिलीज को ही रोक दिया फिल्म की रिलीज से जस्ट 2 हफ्ते पहले ही, जिसके प्रोटेस्ट में वो मेकअप से ब्लैक आई बनाकर पहुंचे थे इस इवेंट में एज अ प्रोटेस्टर, जहां ये मेटाफोर था कि टी सीरीज ने उनकी फिल्म की मार्केटिंग को मार दिया और वो अपने इस प्रोटेस्ट से मीडिया के सामने स्टेटमेंट रखना चाहते हैं। टी सीरीज अपने रिस्पॉन्स में कहता है कि उन्होंने म्यूजिक राइट्स वाईकॉम 18 से लिए थे और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं था और कुछ पेपर वर्क बस इनकम्प्लीट थे, जिसकी वजह से डिलेज हो रहे थे। और ये कॉन्ट्रैक्ट वाला इशू तो भाई वाईकॉम 18 के साथ है। अभय बीच में क्या कर रहे थे पता नहीं यार। अब अभय को इस बगावत के बाद इंडस्ट्री के बड़े बड़े म्यूजिशियंस का सपोर्ट मिला, राम संपत जी, अमित त्रिवेदी जी, विशाल शंकर जी, जावेद अख्तर जी। इवेंचुअली वाईकॉम 18 ने भी स्टेटमेंट डाली कि 1/2 के म्यूजिक रिलीज का इशू रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन इस डीले की वजह से मूवी सफर करती है। लेकिन अभय देओल का रिबेल नेचर हमें देखने को फिर से मिलता है 2017 में, जहां वो सीरीज ऑफ पोस्ट डालते हैं अपने सोशल हैंडल पे, जहां वो शाहरुख खान, विद्या बालन, सोनम कपूर, दीपिका पादुकोण को कॉल आउट करते हैं फेयरनेस क्रीम के एंडोर्समेंट के लिए। उनका कहना था कि इन एड से क्या ये बताया जा रहा है कि फेयर स्किन डार्क स्किन से बेटर होती है। लेकिन इस पे सोनम कपूर रिस्पॉन्ड करती हैं उनकी कजन ईशा दिल की एड से कहते हुए कि इसके बारे में आप क्या कहोगे, जिसपे वो कहते हैं ये भी गलत है। इनफैक्ट वो सोनम कपूर से पहले भी भिड़ चुके हैं, जहां उन्होंने कहा था कि आयशा मूवी जो अडैप्टेड है जेन ऑस्टिन की नॉवल से, उसका इस नॉवल से लेना देना ही नहीं है कुछ। इनफैक्ट मूवी बस एक्टिंग से ज्यादा कपड़ों के बारे में बन के रह गई थी, जो कि सच भी था। अब सोनम कपूर को ये स्टेटमेंट काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगी, जिस पे अनिल कपूर का रिस्पॉन्ड था कि गलत टाइम पे कह के भुगतने से बेटर है कि फोन उठाओ और बात कर लो। जिस पे अभय ने कहा, सही तो कहा अनिल कपूर ने, गलत चीज गलत टाइम पे कर ली। जैसे कि आयशा, उन्होंने इंडस्ट्री को भी कॉल आउट किया था, मतलब अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए आवाज भी उठाई थी उन्होंने, कहते हुए कि इंडिया में भी काफी इश्यूज हैं, लेकिन उस पे कोई आवाज नहीं उठाता। अभय देओल ने कहा था कि वो बचपन से रिबेलियस थे और उनका रिबेलियस नेचर इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा था लोगों को। तो सवाल है, क्या इंडस्ट्री ने अभय को साइडलाइन कर दिया उनका बिहेवियर देखकर? बचपन से अभय ने स्टारडम देखा है और उसके कॉन्स भी देखे हैं, जिसकी वजह से उनका मन कुछ अलग करने का करता था। इसलिए अपने करियर के शुरुआती दिनों में वो सिनेमा में कुछ अलग करने के मूड से एंटर हुए थे। जहां एक तरफ देओल का नाम कमर्शियल सिनेमा से जुड़ा हुआ था, वहीं अभय बना रहे थे डेवडी, ओए लक्की लक्की ओए, मनोरमा, 6 फीट अंडर। इंडिया में रह गए फेम का कॉस्ट उन्होंने देखा था, पर वहीं यूएसए में उन्होंने फ्रीडम भी देखा था, जिसकी फिर उन्हें आदत सी भी हो गई। इसीलिए वो अपने प्राइवेट लाइफ में मीडिया और पब्लिक आई नहीं चाहते, इसलिए अपने रिलेशनशिप्स हो या प्राइवेट लाइफ हो, वो उसे पब्लिक नहीं करते। उन्हें पता है स्टारडम के साथ प्राइवेट लाइफ चली जाती है, जो वो नहीं चाहते थे। He wants to be an actor, not a star। उनके बचपन के अनरिजॉल्व ट्रॉमा ने उन्हें काफी पुश कर दिया इंडस्ट्री से, लेकिन ऑडियंस के प्यार ने उन्हें कहीं ना कहीं चेंज भी कर दिया। And what really I liked was then embracing the stardom, embracing the fame, because what didn't go away was the love I got from people. Oh, I love that you took on the system. I love that you do different cinema. And that started to slowly sink into my skin. So the trauma of the attention and the negativity that it brought it was suddenly being replaced by the love that it was bringing me. Yeah. उन्हें कहा जाता है कि वो OTT स्टार थे बिफोर OTT वाज अ थिंग, क्योंकि उनकी फिल्मों की चॉइसेस ऐसी ही रही हैं जो OTT ऑडियंस को ज्यादा अपील करती हैं। वहीं उन्हें इंडस्ट्री में काम करने के तरीके पसंद नहीं है, इसलिए वो PR के अगेंस्ट भी हैं। उन्हें पता था कि उनकी पसंद के सिनेमा को पुश कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ही दे सकता है, इसीलिए अब है OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ अब ज्यादा अट्रैक्ट हुए। वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए जहां टैलेंट और आर्ट की ज्यादा कदर है, इसलिए वो OTT पे ट्रायल बाय फायर, 1962, द वॉर इन द हिल्स, JL 50 जैसी सीरीज में नजर आते हैं। यहाँ उन्हें वो टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है जो वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में नहीं दिखा पा रहे थे। वो वही काम करना चाहते हैं जो अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो मानना पड़ेगा कि अभय देओल के रेबेल नेचर, उनका इंडस्ट्री से दूर रहना, उनकी हर एक चीज को कॉल आउट करना उन्हीं पे ही भारी पड़ गया। Being vocal become a curse for him. I checkmarked all the boxes which said don't do this to get Yeah. married. Don't do this to become a star. I did all of those things. Yeah. So of course it has. And I don't think it's true anymore. Because I think my karma, as we talked about earlier, was, well, you didn't like too much fame and too much attention. Well, here you go. You're not getting too much fame and too much attention. But I love my work and I really want to give back and I feel a desire to be productive. Now, if only I could get product and production and money and platforms more easily, that would be the icing on the cake. Yeah.
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक लॉजिक पे काम करती है, जो दिखता है वो बिकता है, इसीलिए सेलिब्रिटी ज्यादा दिखने की भी कोशिश करती है। वहीं अभय देओल कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा दिखे ना, इसीलिए जहां पूरा बॉलीवुड मुंबई में रहता है, अभय गोवा के जंगलों में घर बनाकर रहते हैं। वो वक्त वक्त पे न्यूयॉर्क या LA भी चले जाते हैं। इनफैक्ट अपनी एब्सेंस में उन्होंने ज्यादा वक्त USA में ही बिताया, और जब काम होता है तो वो वापस मुंबई आ जाते हैं। अभय देओल इज अहेड ऑफ इट्स टाइम। वो सिस्टम को वक्त से आगे देख के उसे बदलना चाहते हैं, लेकिन पावरफुल लोगों के सामने ही कांट फाइट अलोन। वो अलग सिनेमा बनाना चाहते हैं जहां लोगों की प्रेफरेंस मसाला या मासी मूवीज होती हैं। वो एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहां कांस्टेंट PR करवानी पड़ती है जस्ट फॉर द सर्वाइवल। वहीं अभय अपने टैलेंट के दम पे सर्वाइव करने में बिलीव करते हैं। ही इज नॉट अ रिबेल विदाउट अ कॉज। But were you rebellious at any point? I think I was always rebellious. Like, yeah? Like, what give I me an did- example. Give me an instance. What of- I did with the film industry, my family was not surprised at all. Because I would always want to know, why am I asked to do this, or why are we supposed to do that? Why is this wrong and why is that right? Tell me, and then so that I can make my own informed decisions. That was from childhood. उनका सिनेमा शोर नहीं करता है, इसीलिए अभय देओल इतना नहीं दिखते हैं। इसीलिए अपने पीस के लिए वो मेडिटेशन करते हैं, वो अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट में ही रखते हैं। वो शोर से काफी ज्यादा दूर रहते हैं, इसीलिए वो ज्यादा दिखते नहीं है। I believe in what I said. At least, like I said, I wasn't trying to be something I'm not. And I've grown up in this industry. So I've seen how fame can be fickle and how people sort of aren't happy. Success doesn't necessarily bring you happiness. Money doesn't bring you necessarily happiness. I'd rather be here where I am today, happy with what I have, than have a lot and still be unhappy. Yeah. And I've seen a lot of stars go there. I knew this already before. Like, people say, oh, you had an advantage, you were born in the industry. The only advantage I had is I've seen fame up close. And I'm not enamored by it. But that's the one thing which a lot of people from the outside don't realize. You know, they come in and they get a taste of it and they want more, and then it becomes their way of being. And at least that was the one advantage I had. It did not become that part that I worked for. Yeah. I don't work for that.